दुनिया के नेता भले अमेरिका ईरान समझौते का जश्न मना रहे हों, पर सभी शैंपेन नहीं खोल रहे हैं। इस समय ईरान से आ रहे संदेश एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। साधारण ईरानी जिन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनों, हवाई हमलों, भूख और ब्लैकआउट्स का सामना किया है, वे अब इस ज्ञापन को पढ़ रहे हैं और एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, इसमें हमारा क्या है। इस समझौते में यूरेनियम की बात की गई है, इसमें लेबनान की बात की गई है, इसमें जमे हुए संपत्तियों और तेल प्रतिबंधों की बात की गई है, लेकिन सड़क पर मौजूद कई ईरानियों के लिए उनकी जिंदगियां और उनके अधिकार, उनके मारे गए लोग, इन सब का इस दस्तावेज में कहीं जिक्र नहीं है। एक संदेश जो समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल को भेजा गया था, उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया, हमने अपने शहीद दिए, हमने और ज्यादा भूख और गरीबी सही, हमें नाजायज मारा गया, असली मुद्दा यूरेनियम था। एक व्यक्ति ने इसे ईरान के बच्चों की लाशों पर साइन किया, समझौता कहा। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमिन नवाबी, ईरानी राजनीतिक विश्लेषक। अरमिन, ईरान के अंदर से आई ये संदेश विश्वासघात को दर्शाते हैं, ये संदेश दुख, गुस्से को बयां करते हैं। सच में क्या ये वही है जो आप ईरान के अंदर और प्रवासी ईरानियों से भी सुन रहे हैं? ये मोहभंग कितना गहरा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रोज़ाना एक शो करता हूँ, एक यूट्यूब शो जिसका दर्शक वर्ग ईरान के अंदर है और लोग आते हैं और मुझे अपनी राय देते हैं। और आप जानते हैं, हर एक दिन जब ईरानी मुझसे बात करते हैं और लाइव चैट में भी आप देख सकते हैं कि वे बहुत निराश हैं। वे खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं, वे खुद को भुला हुआ महसूस करते हैं। ये सच है, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद और ये एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ये वैसा धोखा नहीं है जैसा वे सोचते हैं। ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है क्योंकि ज़्यादातर टिप्पणियां इस बात को लेकर बहुत नाराज लगती हैं कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। मुझे लगता है कि अपने शो में जब मैं ईरान के अंदर ईरानियों से बात करता हूं तो उन्हें कुछ बातें समझाने में सफल रहता हूं। शो की शुरुआत में लोगों का रवैया जैसा होता है, अंत तक वो बदल जाता है। अगर चाहें तो मैं आपको वही बता सकता हूं जो मैं उन्हें बताता हूं, जिससे उन्हें उम्मीद मिलती है। मैं उन्हें बताता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप से हमें इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, चाहे वे ट्रंप से कितने भी निराश हों। राष्ट्रपति ट्रंप के काम की तुलना उस चीज़ से मत करें जो आप उनसे करवाना चाहते थे, बल्कि उसकी तुलना दूसरे राष्ट्रपतियों के काम से करें। इस्लामिक रिपब्लिक कभी इतनी कमज़ोर नहीं रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस्लामिक रिपब्लिक को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हमें शासन गिराने के कई साल करीब ला दिया है। लेकिन अरमीन, मुझे बस आपसे पूछना है, मेरा मतलब है जो आप कह रही हैं वो सच है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हम अभी भी देख रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक सत्ता में बनी हुई है। और अब हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 अरब डॉलर ईरान के पुनर्निर्माण के लिए दिए जाने वाले हैं। और मैं मान रही हूं कि इसका अधिकतर हिस्सा इस्लामिक रिपब्लिक खुद और अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने में लगाएगी। असल में ये 300 अरब डॉलर अगर सच में उतना ही है तो आईआरजीसी के लिए मददगार नहीं बल्कि नुकसानदायक होगा। इस्लामिक रिपब्लिक की अर्थव्यवस्था अभी 300 अरब डॉलर संभालने की स्थिति में नहीं है। ये 300 अरब डॉलर निजी व्यवसायों द्वारा निजी व्यवसायों के लिए लाए जाने हैं। ये अमेरिका से नहीं आने वाले हैं। ईरान में कोई निजी संस्था अरबों डॉलर खर्च नहीं करेगी क्योंकि आईआरजीसी का 2/3 अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है और वह उसे कभी भी बंद या बर्बाद कर सकती है। तो याद रखिए, आईआरजीसी की ताकत और नियंत्रण उसकी ईरान की अर्थव्यवस्था पर पकड़ से आता है। तो जो भी चीज़ उस अर्थव्यवस्था को खोलती है, क्योंकि वो अलगाववाद पर आधारित है, वो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था की संरचना पर आधारित है, वो ईरान के मुख्य उद्योगों पर एकाधिकार रखने पर आधारित है और साथ ही वो अमेरिका विरोधी और इजराइल विरोधी होने पर भी आधारित है। ये 300 अरब डॉलर निजी क्षेत्र के लिए होने चाहिए क्योंकि आईआरजीसी ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जब तक आईआरजीसी को खत्म नहीं किया जाता या उसका नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर नहीं छीन लिया जाता, तब तक कोई भी निजी क्षेत्र वास्तव में, अगर आप ईरान में निजी व्यवसायों में निवेश करते हैं जबकि आईआरजीसी का अर्थव्यवस्था पर अभी भी नियंत्रण है, तो ये बस अपनी पूंजी बर्बाद करना है। वो पैसा ईरान में तभी आएगा जब आईआरजीसी का आर्थिक नियंत्रण खत्म होगा।
अगर ऐसा होता है और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा होती है, तो यह आईआरजीसी के नियंत्रण और प्रभुत्व के अंत की शुरुआत होगी। तो ये $300 अरब आईआरजीसी के पास नहीं जाएगा। ये $300 अरब आईआरजीसी की प्रतिस्पर्धा को मिलेगा, जो निजी क्षेत्र है, जिसे आईआरजीसी सालों से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे वैसे नहीं देखता। और ये एक और बात है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि इस समय ये समझौता करने की प्रेरणा क्या थी, अगर वाकई ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं, ये कहना सही होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक पहले से कहीं ज्यादा कमजोर स्थिति में है। लेकिन आप जानती हैं, साथ ही साथ ये अभी भी एक निश्चित स्तर की ताकत बनाए हुए हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई समझौता नहीं है, ये एक एमओयू है और ये बाध्यकारी नहीं है। और ये सिर्फ इतना ही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वही इसका प्रवर्तक है। जैसे एमओयू का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बाध्यकारी है, तो ये सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक पर लागू होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका को उस दस्तावेज में लिखी किसी भी बात का पालन करने की जरूरत नहीं है। वो बस देख सकता है कि इस्लामिक रिपब्लिक क्या कर रहा है, और अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो कभी भी बमबारी शुरू कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए एमओयू का मतलब है खलील कालिबोव को फायदा देना, क्योंकि मुझे लगता है अमेरिकियों को इस्लामिक रिपब्लिक में कोई अपना मिल गया है, जो आईआरजीसी और सर्वोच्च नेतृत्व को बिना सैन्य कार्रवाई कमजोर करने में मदद कर रहा है। और कालिबोव को इसे अपने कुछ शासन समर्थकों को अंदरूनी तौर पर बेचना होगा, वरना वे उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एमओयू ऐसी भाषा में होना चाहिए जिससे कुछ लोग समझ सकें कि ये इस्लामिक रिपब्लिक के लिए इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ दो समझौतों की चर्चा हो रही है। एक एमओयू है जो सिर्फ दिखावे के लिए है, जिससे कालिबोव को इसे अपने घरेलू हलकों में बेचने का थोड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन अमेरिकियों और इस्लामिक रिपब्लिक के बीच असली समझौता है। मुझे लगता है कि कालिबो ने राष्ट्रपति ट्रंप को यह पूरी तरह सौंप दिया है कि वह किस व्यवहार को लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि आईआरजीसी बहुत ताकतवर है। ऐसा लगता है कि कालिबोव ने अस्थायी नियंत्रण बनाए रखा और अमेरिकियों की मदद से इस्लामिक रिपब्लिक में प्रमुख खिलाड़ी बने। अगर आपके पास इस्लामिक रिपब्लिक में कोई है जो आईआरजीसी, सर्वोच्च नेतृत्व और परदारी गुट को धोखा दे रहा है, उन खतरों के साथ, अमेरिकियों की धमकियों से, ये आईआरजीसी की ताकत और इस्लामिक रिपब्लिक में उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर करने का ज्यादा असरदार, सस्ता और कम अराजक तरीका है। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग चाहते थे कि यह एक दौड़ की तरह जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक मैराथन की तरह है। और हम भी, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि अमेरिकियों और इजरायलियों ने यह देखने के लिए प्रयोग किया कि क्या यह एक दौड़ है, लेकिन आखिरकार यह दौड़ नहीं निकली, यह एक मैराथन है। मैं देखता हूं कि कई लोग निराश हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि शासन जल्दी गिरे, जो जायज है, क्योंकि ईरानी लोग पीड़ित हैं और फांसी दी जा रही है। ये समझ में आता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही ये उतनी जल्दी नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं। हर एक महीने इस्लामिक रिपब्लिक कमजोर होती जा रही है, और हर एक महीने राजकुमार रेजा पहलवी के नेतृत्व में ईरानी विपक्ष इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ मजबूत होता जा रहा है। तो जब तक हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, आखिरकार हम जीतने वाले हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप इसका जवाब एक लाइन में दे सकें, क्योंकि हमें जल्दी ही एक कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। क्या आपको लगता है कि ईरानी जनता अब भी अमेरिकी प्रशासन पर भरोसा करती है? ईरानी जनता का बहुमत इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भरोसा करता है, और सच कहूं तो इजराइल में जो भी दूसरा प्रधानमंत्री सत्ता में आता है, उस पर भी भरोसा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इस समय वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। मुझे मानना पड़ेगा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। मैं उन्हें समझाता हूं कि चाहे वे राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हों, हमें आभारी होना चाहिए कि उन्होंने किसी भी अन्य राष्ट्रपति से अधिक किया है। हमने अमेरिकियों के साथ कई पुल बनाए हैं, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन जारी रखने के लिए उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद आर्मिन, अपनी राय साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।